नमस्कार। हम फर्स्ट ईयर में वेव एंड ऑसिलेशंस में जो पहला अध्याय है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, उसके अब अंतिम स्थिति में आ गए हैं और कुछ अनेक रोचक उदाहरण एक दो दिन और कुछ जानने वाले हैं। ऐसा ही एक बहुत रोचक उदाहरण है, बहुत उपयोगी उदाहरण है हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर। देखिएगा, हमने कई बार ऐसा अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स साउंड है, यदि कोई ऐसी साउंड है जिसमें दो तीन तरह की ध्वनि है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनमें अंतर कम है, यदि ऐसा है और हम उसको सुनते हैं तो मानव का कर्ण, मानव का कान उसमें अंतर नहीं कर पाता, उसमें विभेदन नहीं कर पाता, उसकी पहचान नहीं कर पाता। और उसकी पहचान करने के लिए जब आवृत्तियों में अंतर बहुत कम होता है तो सिर्फ मानवीय कान से ये संभव नहीं हो पाएगा और इसके लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम आवृत्तियों का पता लगा सकते हैं। चित्र में मैंने एक हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर दिखाया है, आप देखिएगा। इसमें एक धातु अथवा कहिए कांच का लंबा खोखला पात्र है जिसको मैंने बी से दिखाया है और इसका जो बाईं तरफ का जो सिरा है जो शंकु आकार का है उसको मैंने एच लिखा है। जो शंकु आकार का उभार है उसको मैंने एच बताया है और इस रेजोनेटर के दाहिनी ओर एक पतली नली है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और यह लंबाई पी पर जाकर के खुलती है। मान लीजिएगा हम रेजोनेटर का उपयोग करते समय क्या काम करेंगे कि हम इस एच भाग को कान के अंदर लगा देंगे। जब ये कान के अंदर लग जाएगा तो यह छिद्र एक तरीके से बंद हो गया और ऐसी कोई सम्मिश्र ध्वनि जिसका हमको विश्लेषण करना है, उस सम्मिश्र ध्वनि को हम इस पी बिंदु पर आपतित करेंगे। पी बिंदु पर जो इसकी बेलनाकार लंबाई है नली की वो स्मॉल एल है, यहाँ पर ये ध्वनि आपतित की जा रही है और इसके कारण नली में जो वायु है उसमें कंपन प्रारंभ होने लगेंगे। इसके जो कंपन हैं वह कंपन लगभग उसी प्रकार के हैं जो हमने प्रारंभ में पढ़े थे। प्रारंभ में जिसको हमने सीखा है कि यदि कोई स्प्रिंग है और उससे कोई द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो उसमें द्रव्यमान और स्प्रिंग की जो गति बनेगी वह सरल आवर्त गति बनेगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार की गति यहाँ पर बनती है, क्योंकि जब कोई ध्वनि पी पर आपतित की जाती है तो पी के अंदर की वायु कंपन करने लगेगी और वायु के जो कंपन हैं वो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की भांति व्यवहार करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें कंपन होंगे तो बल्ब जो बी हमने दिखा रखा है इसमें वायु एक स्प्रिंग के समान काम करेगी और नलका पी की वायु के कंपन के लिए आवश्यक जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रिस्टोरिंग फोर्स का है वह प्रोवाइड करेगी। अब देखिए क्या होगा, जब इस नली पी के ऊपर ध्वनि आपतित की जाती है तो ध्वनि के कंप्रेशन के कारण, संपीड़न के कारण वायु का विस्थापन अंदर की ओर होगा। वायु का विस्थापन जब अंदर की ओर होगा तो विरलन के कारण बाहर की ओर होगा और इस प्रकार पी सिरे पर आपतित संपीड़न के कारण वायु प्लग
अंदर की ओर मान लीजिएगा विस्थापन x जा रहा है, तो बल्ब B के अंदर वायु दाब में वृद्धि हो जाएगी। विस्थापन मान लीजिए x है अंदर की ओर, तो दाब में वृद्धि बाहर की ओर dP होगी, और निश्चित रूप से बल्ब B के अंदर आयतन में कमी होगी। मान लीजिएगा आयतन में कमी dB है, तो हम आयतन में जो कमी है उस कमी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कितना विस्थापन हुआ और कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यह आप देखिएगा, यह सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी गई है कि किस प्रकार से जो कंपन हो रहा है, तो वह वायु के कंपन अंदर जा रहे हैं और बल्ब बी के अंदर वायु दाब में वृद्धि हो रही है। अब इस सब बातों में हमको हमेशा हुक के नियम की पालना करनी है। हम मैकेनिक्स में ये प्रत्यास्थता में ये सब कुछ सीखने वाले हैं, और हुक के नियम से हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता की जो सीमा है, उस प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। ध्यान रहे, ये सब कुछ जो समानुपाती है ये प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होती है, और इस केस में जो समानुपाती नियतांक होता है उसको हम कैपिटल E से यूज करते हैं। तो गैस के केस में आयतन प्रत्यास्थता की जो परिभाषा है उससे बल्ब B में वायु की जो प्रत्यास्थता होगी वह है कैपिटल E बराबर प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति हो गई। प्रतिबल का मान dP है, आयतन विकृति यानी आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, मूल आयतन कितना है, दोनों का जो अनुपात होगा वह आयतन विकृति हो गई। इसलिए मैंने लिखा है आयतन विकृति को dB अपॉन B। इस समीकरण से आप देखिएगा जो dP का संबंध आ गया है, dP बराबर है E dB अपॉन B। यहाँ पर पूर्व की भांति जैसा हमने और उदाहरणों में किया है, ऋणात्मक चिन्ह इंट्रोड्यूस कर दिया है, और dB जो मूल आयतन में कमी हुई है उसका मान हमने AX लिख दिया है। आप देख रहे हैं बल्ब B में दाब की इस वृद्धि के कारण नल का P में उपस्थित m द्रव्यमान के वायु पिस्टन पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है, और प्रत्यानयन बल का जो मान होगा वह कितना होगा हम जानते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू dP इंटू A। dP का मान अभी हमने इस प्रत्यास्थता की समीकरण से निकाला हुआ है, हमने इस मान का प्रयोग किया। यह मान है -EAXB and it is again multiplied by cross sectional area A, so restoring force become -EA square B by X। ओके, अब आप देखिएगा जब वायु पिस्टन की गति का समीकरण हम निकालना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास प्रत्यानयन बल का मान मालूम हो गया है, देयरफॉर गति की जो समीकरण होगी वह समीकरण अकॉर्डिंग टू SHM इक्वेशन इट इज़ md2x/dt स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू F and F is equals to restoring force, so it become -EA square by B x. Let us say it is equals to -kx. ओके, सो -kx में हमने k का जो मान दिया है वो है मान लिया है यहाँ पर EA स्क्वायर बाई B। अब यह समीकरण जो हमने प्रारंभ में सरल आवर्त गति की समीकरण ली है उनके समरूपी है, उनके रिजेंबल करता है, अतः सरल आवर्त गति का उदाहरण है। अतः हम इस गति को कह सकते हैं d2x/dt स्क्वायर प्लस k/m x, अगेन k/m इज इक्वल्स टू ω0 स्क्वायर। तो यह जो उदाहरण मिला यह उदाहरण सरल आवर्त गति का है और ω0 इज इक्वल्स टू k/m है। k का मान हमने यहाँ पर EA स्क्वायर बाई B मान रखा है। हम पूर्व की भांति इस गति का आवर्तकाल निकाल सकते हैं। आवर्तकाल बराबर होगा t इज इक्वल्स टू 2π/ω0, देयरफॉर 2π स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k,
k का मान जो EA² है हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आवर्तकाल का मान निकल के हमारे पास आ रहा है 2π√MB/EA²। आवर्तकाल का मान ज्ञात होने पर हम उस गति की आवृत्ति निकाल सकते हैं, क्योंकि n=1/t होता है और n=1/t होने पर उस गति की आवर्ती का जो सूत्र मिलेगा वह हो गया 1/2π√EA²/MB। अब हम इस m को डिफाइन कर सकते हैं और m बराबर होगा AL रो और आवर्तकाल में और आवृत्ति में m के मान को प्रयोग में ले सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो आवर्तकाल का मान यह प्राप्त होगा और यदि हम आवृत्ति का मान निकालें तो यह मान प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर m बराबर AL रो का प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह c होता है और इसको हम √E/ρ से लिखते हैं। E का अर्थ है प्रत्यास्थता। तो अगर हम प्रत्यास्थता की टर्म में वायु का वेग का प्रयोग करें तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल का जो मान है वह T=2π/c² रह जाएगा और इस गति की जो आवृत्ति का समीकरण है वह हो जाएगा c/2π√A/LB। अब हम इन समीकरण से एक खास बात क्या देख रहे हैं कि मान लीजिएगा A का मान है, स्मॉल l का मान है, V का मान है, तो इन मानों के लिए अलग अलग आवृत्ति के हमें हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर मिल सकेंगे। तो प्रत्येक हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के लिए ALB का मान अलग अलग होगा। प्रत्येक अनुनादक की एक निश्चित लाक्षणिक आवृत्ति होगी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी और वह सम्मिश्र ध्वनि से इस आवृत्ति पर अनुनाद करेगा, क्योंकि इसकी एक आवृत्ति हमने निश्चित करती है और उस आवृत्ति पर जब सम्मिश्र ध्वनि में वह आवृत्ति जब मिलेगी तो यहाँ पर रेजोनेंस का पिक्चर होगा। रेजोनेंट होने पर हम उस ध्वनि को जो नलिका P पर आपतित की जा रही है पहचान सकेंगे कि इस P पर आपतित की जा रही ध्वनि की जो आवृत्ति है वह हमारे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर की आवृत्ति के बराबर है। अतः हम बहुत सारे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर बना सकते हैं और आपतित जो सम्मिश्र ध्वनि है उसमें स्वरों का विश्लेषण कर सकते हैं और उनकी ध्वनि को पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपेक्षिक तीव्रताओं का अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर जहाँ पर मानवीय कान से सम्मिश्र ध्वनि की आवृत्ति में पहचान संभव नहीं है, हम हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर जैसे साधारण उपकरण का रचना करके बना करके हम आपतित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान कर सकते हैं और हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।